साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, अगर आप बिहार संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी की कर रहे हो, पीजीटी की कर रहे हो, चाहे जूनियर की कर रहे हो या यूपी टेट की, या मित्रों आप ऑल संस्कृत एग्जाम यानी किसी भी संस्कृत के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें से प्रश्न ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता परीक्षा में, क्योंकि आपको पता है उच्चारण स्थान और ये इतने इम्पोर्टेंट है कि इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं। और यहाँ पर हमारे मित्र जो हैं गलती कर देते हैं, तो सीधा पेपर यहीं से आएगा उच्चारण स्थान। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना, और इसलिए ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप समझेंगे ट्रिक के माध्यम से कि किस तरीके से संस्कृत में हम उच्चारण स्थानों को याद करें और कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने सभी 3.0 की जो तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, जितने भी मित्र हमारे संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बात है आपकी उच्चारण स्थान की। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं उच्चारण स्थानानी, ठीक है, और ये बिहार की बुक है, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसे बड़े ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान कहते किसे हैं? तो स्वर हो या व्यंजन, सबका उच्चारण मुंह के भीतर कंठ से ओठ के बीच कहीं ना कहीं पर होता है। अगर आप कोई भी वर्ड बोलते हो, कोई भी शब्द बोलते हो, तो जब तक आपका मुंह नहीं चलेगा, जब तक आप उच्चारण नहीं करेंगे, तब तक क्या पता पड़ेगा। तो ये उच्चारण जो होता है ये मुंह के भीतर या कंठ से या होठ के माध्यम से होता है, और इसी हम क्या कहेंगे? उच्चारण कहेंगे, ठीक है। और इन स्थानों से टकराती हुई प्राणवायु ध्वनियों के उत्पादन करती है। ध्वनियों का क्या करती है? उत्पादन करती है। तो जो उत्पादन करती है उनसे जो सूत्र बने हैं, उनसे जो उच्चारण स्थान बने हैं, उन्हीं को क्या कहेंगे? उच्चारण स्थान। आई होप फ्रेंड्स कि इतनी समझ में आ गया होगा। यानी कि हम जो भी शब्द बोलेंगे, जो भी वर्ड बोलेंगे, वो हम मुंह के माध्यम से बोलते हैं, और जब मुंह से बोलेंगे तो वो कंठ और होठ के बीच में से आवाज़ निकलती है, उसे ही हम उच्चारण स्थान कहते हैं। और इन स्थानों से टकराती हुई जो प्राणवायु है वही ध्वनियों का उत्पादन करती है। अब आप समझेंगे इनके। सबसे पहले आप लोगों ने अगर ये सूत्र याद कर लिए, ठीक है, अगर ये सूत्र याद कर लिए तो आपको कोई भी उच्चारण स्थान याद करने से नहीं रोक सकता। इसलिए इनको याद करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इनके द्वारा ही आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड किसके अंदर आ रहा है। तो आप इसे याद कैसे करेंगे? चलो एक बार आप मेरे साथ में ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। कैसे? अकुह विसर्जनीयाम कंठः, अकुह विसर्जनीयाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। समझ में आया? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अब इसमें क्या बोल रहा है? अकुह स विसर्जनीयानाम कंठः। आप अगर दो एक बार पढ़ेंगे, अगर दो बार इसे बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तीसरी बार में तो कंठस्थ हो ही जाता है, अगर आप अच्छे से आपका पूरा फोकस याद करने पर है ना, इन्हें समझा जाता अच्छे से। तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अ से हो गया अ और आ, और क से आपका क हो गया, और क में कितने वर्ग होते हैं आपके? 5, क ख ग घ। तो ये आपके विसर्ग, जहाँ भी आपका विसर्ग ह हो जाएगा आपका, और जहाँ विसर्ग हो, तो ये किसके अंदर आते हैं? आपके कंठ के अंदर आते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं अ, आ और क वर्ग। क वर्ग में क्या होता है? क वर्ग में आपके 5 वर्ड आते हैं, क ख ग घ और ह और विसर्ग। उच्चारण स्थान इनका कंठ है, और इसलिए वर्डों को क्या बोलेंगे? कंठे वर्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अगर कंठे आ जाए, कंठे वर्ड कौन कौन से हैं? तो आप लोगों को ये याद है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। इतना याद कर लेना बस, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। देखो अ से हो जाएगा, दोनों अ इसके अंदर आते हैं। क से आपके देखिए क ख ग घ और अना, इनको जब भी आप बोलेंगे क ख ग, तो ये क्या है? कंठ से निकल रहे हैं, है ना। और यहाँ पर ये ह आया तो ये ह इसके अंदर आएगा, विसर्ग तो विसर्ग इसके अंदर आएगा, है ना। तो ये आप याद कर लेंगे सूत्र को, तो इसी से ही आप समझ जाएंगे। जहाँ भी आपको कंठ की आवाज़ निकलेगी
वो आपका कंठ होगा। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, तो इसके ये वर्ड आते हैं इसके अंदर। दूसरा आपका इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, ये इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ई से आपकी दोनों ई आ जाएंगी। ठीक है, च हो जाएगा आपका। च में 5 वर्ड आते हैं, प्रत्येक में 5-5 आते हैं, है ना। तो ये च हो जाएगा, य हो जाएगा और श आपके इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तालव्य। तालव्य मतलब क्या है कि जैसे आप ई बोलेंगे, ठीक है, च छ, इसमें आप बोल के देखिए खुद, तो आपकी जो जिह्वा है वो ऊपर का स्पर्श करेगी, जीभ से ये वर्ड बोले जाते हैं, है ना। तो जहाँ पर इच्चू आ जाए च, तो वो आपका जीभ है ना, जीभ का प्रयोग करते हैं। जीभ का जब प्रयोग करेंगे तो वो तालु, जब हम बोलेंगे तो हमारी जीभ तालु का स्पर्श करती है, तो ये आपका तालु हो जाएगा। कैसे याद करना है, इच्चू यशानाम तालु। ई से आपकी दोनों ई इसी के अंदर आएंगी। ठीक है, च से आपके च वर्ग, यानी 5 च वर्ग होते हैं आपके, च छ ज झ, और आपका य और श इसी के अंदर आएंगे, किसके अंदर, तालु। और तालु में जितने भी वर्ड आते हैं उसमें आपकी जो जीभ होती है वो तालु का स्पर्श करती है। तालु मानते ऊपर का जो तलवा होता है उसका स्पर्श करती है। आई होप फ्रेंड्स कि आपकी ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो वर्ड होते हैं आपके देखो दोनों ई और च छ ज झ ना, और य और श, ये यानी कि आपका शलजम वाला श इसी के अंदर आते हैं, इसलिए इनको तालु या तालव्य के नाम से जाना जाता है। अगर बिहार में आपके तालव्य आता है तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि तालु को ही तालव्य कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ऋटुरषाणाम मूर्धा। तीसरा कौन सा है, ऋटुरषाणाम मूर्धा। तो री से आपका री आ गया, हिरस्व हो या दीर्घ हो, कोई सा भी हो, दोनों री सी के अंदर आएंगी। ठीक है, ट वर्ग इसके अंदर आ जाएंगे। ट में 5 होते हैं, ट ठ ड ढ ण, और आपका र आ जाएगा, और षटकोण वाला श। तो ये आपके मूर्धा के अंदर आते हैं। कैसे होगा कि इसमें क्या है, जीभ थोड़ा सा मुड़ती है। जैसे आप बोल के देखो, ट ठ ड ढ ड़, तो इसमें क्या है, जीभ हल्की सी मुड़ेगी, तो ऋटु रषाणाम मूर्धा मुड़ती है। जब आप बोलेंगे 1-2 बार तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जब भी हमारी जीभ मुड़े तो वहाँ पर आपका ऋटु रषाणाम होगा। कौन सा होगा, ऋटु रषाणाम मूर्धा, ऋटु रषाणाम मूर्धा। और इसे मूर्धन्य भी कहते हैं। क्या कहेंगे, मूर्धन्य। अगर मूर्धन्य आ जाता है तो आपका ऋटु रषाणाम के अंदर जाएगा। तो ऋटु रषाणाम में चाहे आपकी हिरस्व यानी कि छोटी हो चाहे बड़ी हो। ठीक है, ट से ये री से हो गया, आपकी री दोनों हो। ट से आपके ट वर्ग के अंदर जितने भी वर्ड आते हैं 5, और आपका र और आपका श। ठीक है, ये सभी वर्ड किसके अंदर आते हैं, ऋटु रषाणाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका लतु लशानाम दंता, लतु लशानाम दंता, लतु लशानाम दंता। इसमें ल आता है त, ठीक है, त थ द ध न, और इसमें ल आएगा, और आपका कौन सा, श आएगा, शपेरा वाला। और इसमें क्या होता है, दांत का प्रयोग होता है। जब भी हम इन वर्डों को बोलेंगे तो हमारे दांतों का स्पर्श होगा, दांतों से बोला जाता है। जैसे आप त बोलेंगे तो इसमें जो हमारी जीभ है, जो हमारी ये जीभ है, ये जीभ क्या है, दांतों का स्पर्श करती है ना, ये दांतों का स्पर्श करती है, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, लतु लशानाम दंतः। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे ये भी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ना। और आप इस वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। तो लतु लशानाम दंता, इसमें देखिए ल आता है, त वर्ग के 5 वर्ड आते हैं। ठीक है, और आपका ल आएगा, ल, और लतु लशानाम ये श आएगा। तो ये सभी न दांत से बोले जाते हैं, इसीलिए इसका नाम दंता है। लतु लशानाम दंता बोलेंगे तो इसमें जीभ हमारी दांतों से स्पर्श करेगी। ठीक है, त थ द ध न, र ल श, तो ये सभी क्या है, दांतों से बोले जा रहे हैं, इसलिए इनका नाम दंत है, दंत्य। ठीक है, दंत भी आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका उपपद्मानीयाना मोष्टौ, उपपद्मानीयाना मोष्टौ। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों उ आते हैं, उ आ गया ना, प वर्ग आता है, और प में जैसे प फ ब भ, और आपका उपपद्मानीय प फ के पहले विसर्ग जैसा उच्चारण होता है।
उच्चारण दोनों होठों के स्पर्श से होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, ओष्ठ है। जब इनको हम बोलेंगे तो इसमें हमारे होठों का प्रयोग किया जाता है, जैसे उ बोलेंगे, प बोलेंगे, फ बोलेंगे, ब, भ, जैसे बकरी बोली, फूफा बोला, भवन बोला, मकान बोला। तो इसमें क्या है, इसमें जैसे जो पहले वर्ड आ रहे हैं वो हमारे होठों का स्पर्श कर रहे हैं, तो इसमें जिह्वा होठों का स्पर्श करती है, म, प, ठीक है। यानी कि इसमें हमारे लिप्सों के माध्यम से वर्ड बोले जाते हैं। तो इसका सूत्र है, आपको याद करना पड़ेगा, उपपद्मानी याना मोष्टव। जहाँ दोनों उ आए और पवर्ग आए, पवर्ग के जितने भी 5 वर्ड हैं और आपके उपपद्मानीय हो, वो आपके क्या होता है, उपपद्मानीय ओष्ठव। होठ से बोलने वाले वर्ड आपके ओष्ठव कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका यमंगण्णा नाम नासिका च। कौन सा है, यमंगण्णा नाम नासिका च। इसमें क्या होता है कि क वर्ग और च वर्ग आदि के अंतिम वर्ड के उच्चारण में, यानी कि इसमें जैसे आपने क देखा तो एंड में यानी कि का आ जाएगा क ख ग घ ण, ठीक है, च छ ज झ ण, ये आते हैं। जो भी अंत में आए वो वर्ड उच्चारण में कंठ आदि कहते हैं, नासिका का भी उपयोग होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये आपके 5 ये अनुनासिक हैं। कैसे हैं, अनुनासिक है, नाक का प्रयोग होता है। यमंगण्णा नाम नासिका, ठीक है, ये देख सकते हैं, य म ड़ ढ ना, ये 5 हैं, इसी के अंदर है। सूत्र याद कर लीजिए, आसानी हो जाएगी आपको। यमंगण्णा नाम नासिका च, तो ये यमंगण्णा ना, ये नाक का प्रयोग होता है। जब हम इन वर्णों को बोलेंगे तो नाक से आवाज़ निकलती है, इसलिए इनका नाम अनुनासिक है। तो नासिका से बोलने वाले कौन से वर्ड हैं, यमंगण्णा नाम, है ना। ये हो गए आपके, ये रहे 5 वर्ड, ठीक है, य म ड़ ड़ ड़, ये ना, ये 5 हैं, ये 5 नासिका से बोले जाते हैं। अगला है आपका ए दई तो, ए दई तो हो कंठ तालु। ए दई तो क्या होता है, ये ए दई तो हो, ये दोनों ए इसी के अंतर्गत आती हैं, और कंठ तालु दोनों मिलकर इन्हें कंठ तालव भी कहते हैं। यानी कि ये दोनों ए इसके अंदर आ जाएं, वो क्या है आपके, क्या कहलाएंगे, कंठ तालु। नेक्स्ट है आपका ओ दऊ तो, ओ दऊ तोह कंठोष्ठम। तो यहाँ पर दोनों औ आ जाएं, ओ और औ, ये आपके उच्चारण स्थान कंठ और ओठ के मध्य से बोले जाते हैं, इसलिए इसे कंठोष्ठ कहा जाता है। वकारस्य दंतोष्ठ्य, वकारस्य मतलब व का उच्चारण स्थान दांत और होठ दोनों से मिलकर होता है, इसलिए इसे दंतोष्ठ्य बोला जाता है। यानी वो व बोलेंगे हम तो व का जो प्रयोग है वो दंतोष्ठ से होगा। अगला है नासिका अनुनारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। तो नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है, अभी मैंने आपको बताया ही है, इसलिए इसे नासिक के वर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नासिक के। तो ये आपकी 7th की क्लास है, पेज नंबर भी देख सकते हैं, बिहार की है, ठीक है। अब देन हम चलते हैं प्रश्नों की ओर कि किस तरीके की परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हैं आपके प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, और अभी मैंने आपको व्याख्या करा ही दी है, तो आप लोग इन प्रश्नों के आंसर बड़े अच्छे तरीके से दे भी देंगे, और आप समझ भी लेंगे कि प्रश्न किस तरीके से परीक्षा में आते हैं। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि मुख के जिस भाग से जिस वर्ड का उच्चारण किया जाता है, मुख के जिस भाग से जिस वर्ड का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ड का होता है क्या प्रयत्न स्थान, सवर्णी, मुख्य स्थान, उच्चारण स्थान। तो अभी आपको बताया ही था, अगर आपने बी को चुना है तो मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार बिहार में सिलेक्शन आपका पक्का। उच्चारण स्थान कहा जाता है जो मुख के जिस भाग से जिस वर्ड का उच्चारण होता है वो आपका उच्चारण स्थान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाणिनीय शिक्षानुसार संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है। तो ये पूछा है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है आपकी, 8। कितनी है, 8 है भैया, याद रखना 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च, यह लक्षण है। यानी ये पूछ रहा है कि जो 8 स्थान वर्णों के नाम कंठ और सिर ये सब कुछ है, यानी कि इसमें 8 स्थान हैं, वर्ड हैं, कंठ है, जिह्वामूल है, दंत है, नासिका है, तालु है, यह किसके लक्षण हैं।
तो ये प्रत्याहार के हैं, उच्चारण स्थान के, या अभ्यंतर प्रयत्न के हैं, या बाह्य प्रयत्न के हैं। तो देखिए भैया ये उच्चारण स्थान के हैं, है ना, इसमें 8 स्थान आते हैं। कंठ, तालु, दंत, ये नासिका वाचिका सब आती हैं, ये उच्चारण स्थान के होते हैं। किसके? उच्चारण स्थान के होते हैं। अभ्यंतर कितने होते हैं? 5। बाह्य अभ्यंतर कितने होते हैं? 11। ये याद रखना। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा? विसर्ग का तो क्या बताया था मैंने? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। तो विसर्ग पूछा है, अगर आपको सूत्र याद है तो आराम से बता देंगे कि इसका जो है सही आंसर कंठ है। ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, वकार का उच्चारण स्थान क्या है? तो वकारस्य दंतोष्ठ। तो वकार का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। क्या है भैया? दंतोष्ठ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से 2 कंठ वर्ड हैं। देखो इनमें से 2 कंठ वर्ड हैं। तो कंठ वर्ड कौन से हैं आपके, जो आपके कंठ से बोले जाते हैं? जैसे आपके क, ठीक है, ख, ग, घ और अणा, ये 5 हैं। अब इसमें से पूछ रहा है कि 2 कंठ वाले कौन से हैं। तो 2 देख लीजिए कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से थे? क, ख, ग, घ, अणा, ये हैं। तो 2 कौन कौन से हैं, इसमें से कौन कौन से आ रहे हैं? देखो जज आ नहीं रहा है, ये आ नहीं रहे हैं, तो आपको ये ग और घ दिखाई दे रहा है, तो यही इसका आंसर है ना, ग और घ, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, वर्डों की उत्पत्ति स्थान है। तो वर्डों की जो उत्पत्ति स्थान के 8 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। तो कितने हैं? 8 बताए थे, 8 ही रहेंगे। अष्ट हैं वर्डों के उत्पत्ति के स्थान। नेक्स्ट है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से य वर्ड है। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से जो य वर्ड है वो आपका तालव्य है। क्या है? तालव्य को य, इसमें हमारी जिह्वा का प्रयोग होता है, जो हमारे तालु से लगती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन है। अगला है अनुस्वार का उच्चारण स्थान। तो सबको पता होगा, इसमें समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। जो नाक से बोले जाते हैं वो आपका अनुस्वार है। डी बिल्कुल सही है। कौन सा वर्ड मूर्धा से उच्चरित होता है? तो मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो ऋतु रसाणाम है ना, श आप गया षटकोण वाला। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये रहा इसका सूत्र, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये नासिकानुस्वारस्य। नेक्स्ट है ई का उच्चारण स्थान। तो इचु यशानाम तालु बताया था, तो ई का क्या होगा? इसमें दोनों ई आती हैं, ठीक है, तो ये तालु है, बी। अगला है अनुनासिक वर्डों का उच्चारण स्थान होता है। अनुनासिक का कंठ होता है? नहीं भैया, दंत होता है? नहीं, काटो फटाफट, मुख नासिका से होता है ना, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है आपका 13वां प्रश्न है, ल वर्ड का उच्चारण स्थान है। आपको ल वर्ड का बताना है। तो ल वर्ड का क्या है? ये दंता वाला बताया था, तो यही सही है, लतु लशानाम दंता, लतु लशानाम दंता, ये आपका उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट है क, यानी कि ये आपके जिह्वा मूल्य है, जो आपके आगे लगे हुए हैं जिह्वा मूल्य है। ये क, ख, इन जिह्वा मूल्य वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो सीधी सी बात है, जिह्वा मूल्य कंठ होगा नहीं, ओष्ठ होगा नहीं, दंत होगा नहीं, जिह्वा मूल्य है, इसलिए जिह्वा मूल्य है ये। नेक्स्ट है प, फ का उपधमानीय। तो पद्मानीय वाली बात आई थी, तो ये जिह्वा मूल्य तो हो नहीं सकते हैं, दंतोष्ठ नहीं है, क्योंकि पफा है तो ओष्ठ का उच्चारण हुआ है ना। तो सीधा सा आप लॉजिक लगा सकते हैं इसमें, तो क्योंकि पफा उपध्मानीय पूछा है, तो जिह्वा मूल्य तो अभी आपके सामने आ ही गए थे, जो जिह्वा मूल्य थे, लेकिन ये ओष्ठ का हुआ है, इसलिए उपध्मानीय ओष्ठ हो, उपमध्मानीय नाम ओष्ठ हो, इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है श का उच्चारण स्थान है। तो श, इचु यशानाम तालु है ना, इचु यशानाम तालु, तो ये तालु सही है, बी ऑप्शन। अगला है दंत से उच्चरित होता है। दंत माने दांतों से क्या उच्चरित होता है? दांत से क होता है क्या, प होता है क्या, म या ल? तो लतु लशानाम दंतः, तो ये हो जाएगा आपका शी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ, तो प तो ओष्ठ है, भ भी है, म भी है, लेकिन च नहीं है। तो च क्या है? फटाफट से कमेंट में बताइए, च। अगला है 19वां, लतु लशानाम रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो लतु लशानाम ये दंता होता है, लतु लशानाम दंता, तो ए अगर आपने चुना है, राइट आंसर ए है। 20वां है ऋतु रसाणाम सूत्र है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा क्या है? आप याद कर लेंगे तो फटाफट से निकल आएगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, सी ऑप्शन।
अगला है कंठोष्ठ्य वर्ड है, तो कंठोष्ठ्य वर्ड आपका ओ औ है, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये आपको सुमेलित करने हैं, है ना। सुमेलित का क्या होगा, कंठ। च का बताइए, च का कंठ तालु, है ना। ट का आपका हो जाएगा मूर्धा, और आपका त का दंत और प का आपका ओष्ठ हो जाएगा। तो इसका सही देख लीजिए, यही मिल रहा है क का 5वां, ए ऑप्शन सही है। आपको अगर याद होंगे तो आसानी से आप लोग सुमेलित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हो गए आपके 23वां प्रश्न है, पंचमाक्षरों, पंचम अक्षर कौन से हैं आपके, ये 5 अक्षर हैं, या पंचमाक्षरों का नाम भी दिया गया है, इन्हें पंचमाक्षरों के नाम से भी जाना जाता है। तो पंचमाक्षरों का अपने अपने वर्गों के अतिरिक्त उच्चारण स्थान होता है, अतिरिक्त अलग, तो वो आपका नासिका, ठीक है, यमंगण्डा नाम नासिका च, डी ऑप्शन। अगला है अयोगवाह, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान होगा। क्रमशः मतलब लगातार, सबसे पहले नासिका, फिर कंठ, फिर जिह्वामूल, फिर ओष्ठ। ये क्रम भी याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और इसे लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अयोगवाह, ठीक है, ये आ जाते हैं इसके अंदर, नासिका, कंठ, जिह्वामूल, ओष्ठ। अगला है सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं है, तो ये तो सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, ये भी है, लेकिन जिह्वामूल कंठ नहीं होता है, इसलिए इसमें नहीं पूछा है, तो डी ऑप्शन इज द राइट। अशुद्ध युग्म है, अशुद्ध, तो जिह्वामूल है तो जिह्वामूल बोलेंगे, उपध्मानी को ओष्ठ, अनुस्वार को नासिका, विसर्ग को कंठ को विसर्जनीय नाम कंठ। अनुनासिक पंचमाक्षर मूर्धा है, नहीं, मूर्धा नहीं होता है, तो यही आपका ई ऑप्शन सही है। 27वां है नासिका से उच्चरित होते हैं, नासिका से क्या अनुनासिक होता है, अनुस्वार होता है, पंचमाक्षर होता है, तो प्रयुक्त सभी होते हैं, क्योंकि इसके नाम अलग हैं लेकिन काम एक ही है, अनुनासिक भी है, अनुस्वार भी है, पंचमाक्षर भी कहते हैं, इसलिए इनका प्रयोग नाक के द्वारा होता है, उपयुक्त सभी। अगला है 28वां अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं आपके, य वरल, वर्णों की संख्या 4 है। अंतस्थ कौन से है, य वरल, और अगर वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 4 है। तो अंतस्थ वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु, दंतोष्ठ, मूर्धा, दंत, तालु, दंतोष्ठ, मूर्धा, दंत, है ना, क्योंकि यवरला इसी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है ऊष्म, ऊष्म की संख्या 4 है, कौन कौन से हैं, श, श, ह, तीनों श और ह इसी के अंदर आते हैं। तो ये आपके वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान क्या है, तो ये सबसे पहले तालु में आता है, फिर मूर्धा में यह आता है, दंत में यह आ जाता है, कंठ में यह आ जाता है ना, ये याद होना चाहिए आपको, विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशाना नाम तालु। तो ये ऐसे पूछा गया है कि इसमें मतलब क्रम से क्या आएगा, तो श आता है तालु के अंदर, ये वाला श आएगा मूर्धा के अंदर, ऋतु रसाणाम, और स आएगा दंत के अंदर, और ह आता है कंठ के अंदर, इसलिए इसका आंसर क्या है, बी बिल्कुल सही है। और इस क्लास का ये आपका लास्ट प्रश्न है, ठीक है, 30वां, वो आपका घ, ध, झ, भ, इन चतुर्थ वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान क्या होगा। तो घ किसके अंतर्गत आएगा, कंठ के, ध दंत के, झ तालु के, और भ ओष्ठ के। तो ये आपको याद हो जाएंगे तो आप अच्छे से इन्हें कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी क्लास, इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। कैसी लगी आपको क्लास, ये आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। और मित्रों हाँ, सूत्र मैंने आपको बताए हैं, इन सूत्रों को आप 1-2 बार याद करेंगे, 2 बार तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन तीसरी बार अगर आप याद करते हो तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो आप लोग जो है क का, ठीक है, उच्चारण स्थान का सूत्र सहित कमेंट में लिखेंगे, क का जो यानी कंठ का सूत्र क्या है, ये आप कमेंट में अवश्य लिखें, ठीक है, विस्तार सहित। जैसे कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो अ से आपका दोनों आ हो जाएंगे, है ना, क से 5 वर्ग, ह, फिर विसर्ग, इस तरीके से आपको कमेंट में लिखना है, और जो एक बार लिख देते हैं वो कभी भूलते भी नहीं हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को जितना हो शेयर करना, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने विचार, अपने भाव कमेंट में अवश्य लिखा करें। और आप लोग चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियो आपको प्राप्त होती रहें जब तक आपकी परीक्षा हो, तो प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय, नमः संस्कृताय।